नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के दो सबसे कंट्रोवर्शियल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, जो कि है पीओके और सीओके, जो कि इंडिया के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। 1947 के बाद लद्दाख और कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत के पास है, जबकि कश्मीर का गिलगित और बाल्टिस्तान पाकिस्तान के नियंत्रण में। दूसरी तरफ अक्साई चीन और ट्रांस काराकोरम रेंज चाइना के द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड है। एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कश्मीर का 55% हिस्सा भारत के पास है, 25% पाकिस्तान के पास और 20% चाइना के नियंत्रण में है। इस पूरी कहानी की शुरुआत 1947 में होती है, जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए और उन्होंने बचे हुए प्रिंसली स्टेट जो भारत और पाकिस्तान के अलावा बचे थे, उन्हें 3 ऑप्शन दिए, जिसमें पहला था वह भारत में शामिल हो सकते हैं, या फिर दूसरा को पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर तीसरा इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंडिया या पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया और इंडिपेंडेंट रहने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी पश्तून ट्राइब ने पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर में इन्वेड करके मुजफ्फराबाद और बारामूला को कैप्चर कर लिया, और वह श्रीनगर से मात्र 50 किलोमीटर ही दूर थे। तब जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिलिट्री हेल्प मांगी। सरदार पटेल जी ने उन्हें हेल्प करने से मना कर दिया और महाराजा को कंडीशन दी कि जब तक वो इंडिया में शामिल नहीं होंगे तब तक इंडिया उनकी कोई मदद नहीं करेगा। इसके बाद 26 अक्टूबर 1927 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और जम्मू कश्मीर ऑफिशियली भारत में शामिल हो गया, जिसके बाद इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर के डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन का कंट्रोल आ गया। इसके बाद इंडिया ने तुरंत अपनी मिलिट्री जम्मू एंड कश्मीर में भेजी और इंडिया पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। फिर जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू यूनाइटेड नेशन में रेज कर दिया और यूएन में रेजोल्यूशन 47 पास किया गया। इसके तहत कहा गया था कि फर्स्ट, पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को पीछे हटाएगा, सेकंड, इंडिया पूरे कश्मीर में मिनिमम आर्मी मेंटेन कर सकता है, और थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट कंडक्ट किया जाएगा, जिसके आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्या वहां के लोग इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या फिर वह कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह देखना चाहते हैं। लेकिन इस रेजोल्यूशन का कभी भी पालन नहीं किया गया। पाकिस्तान ने कभी अपने ट्रूप्स को पीछे नहीं हटाया। इसकी वजह से कभी भी प्लेसाइड कंडक्ट नहीं हुआ। इसके बाद 1949 में कराची एग्रीमेंट के थ्रू सीज फायर लाइन को एस्टैब्लिश किया गया, जो कि आज की लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी से मैच करता है। इसके बाद की कहानी 1960 में घटती, जब पाकिस्तान एक सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत ट्रांस काराकोरम रेंज और शक्सगम का एरिया चाइना को गिफ्ट कर देता है। इसके बाद 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, जिसमें इंडियन फोर्सेज ने वेस्ट में अराउंड 15,000 किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर लिया था, और बोर के बाद 1972 में अंडर शिमला एग्रीमेंट सीज फायर लाइन को ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर किया गया। के बाद कई सालों तक भारत ने कई बार प्रयास किए कि लीगली ऑक्युपाइड लैंड को पाकिस्तान से वापस किया जा सके, लेकिन 2020 में जाकर ही भारत ने अपना स्टैंड दुनिया के सामने यूएन जनरल असेंबली में रखा। इससे 1 वर्ष पहले ही यानी 2019 में ही भारत में आर्टिकल 370 और 35 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल खारिज किया था। अब यह तो हो गई जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री। अब चलिए जानते हैं पीओके और सीओके का भारत के लिए इम्पोर्टेंस। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ पीओके। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए पीओके का बहुत इंपॉर्टेंट है। पीओके में लोकेटेड मुजफ्फराबाद नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गोल्ड, कोल, ग्रेफाइट और बॉक्साइट से भरपूर है। साथ ही साथ पीओके में बहने वाली नदियां एवं अन्य वाटर रिसोर्सेज हाइड्रो पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीओके काफी देशों की बाउंड्री को शेयर करता है, जैसे कि अफगानिस्तान, चाइना का शिनजियांग प्रांत,
चाबहार पोर्ट तक अपनी पहुंच बना सकता है और साथ ही सेंट्रल एशिया के देशों तक भी आसानी से पहुंच सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया में अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसे कि पीओके की मदद से डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा चाइना के द्वारा स्टार्ट किया गया सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसमें चाइना $50 बिलियन तक इन्वेस्ट कर रहा है, वह भी पीओके से होकर गुजरता है। ये पहले तो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से पीओके की इम्पोर्टेंस उनके लिए काफी बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीपेक भारत के लिए टेंशन क्रिएट कर सकता है। हाउ टू गेट बैक पीओके। पहले हम जानेंगे कि इंडिया कैसे पीओके को अपनी टेरिटरी में शामिल कर सकता है। पीओके और कश्मीर में रहने वाली सप्रेस्ड आवाम को सपोर्ट करके और बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करके, जैसे कि स्कूल एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करके हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। बिकॉज किसी भी क्षेत्र को बिना रिवोल्ट के रूल करने के लिए वहां के लोगों को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ इंडिया ग्लोबल मंचों जैसे कि क्वाड के सपोर्ट से पीओके को वापस ले सकता है। इंडिया अपनी फ्रेंडली नेशंस के मिलिट्री सपोर्ट से भी पीओके में अपनी पहुंच बना सकता है। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इंडिया 2030-35 तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कश्मीर में डेवलपमेंट करके एजुकेशन हेल्थ केयर के लोगों में इंडिया के लिए जा सकता है। यह तो हमने बात की पीओके के बारे में। आगे के वीडियो में हम जानेंगे सीओके और अक्साई चीन के बारे में डिटेल में। चीन के द्वारा अक्साई चीन का लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इलीगली ऑक्यूपाइड है, जो कि लद्दाख की ईस्टर्न साइड पर है। 1834 में डोगरा इन्वेजन से पहले लद्दाख अपने आप में इंडिपेंडेंट हुआ करता था। 1842 में ट्रीटी ऑफ चुशूल के तहत तिब्बत और कश्मीर के रूलर ने यह कंफर्म किया था कि लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है। जब 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ तो उसके बाद लद्दाख और अक्साई चीन समेत पूरा जम्मू एंड कश्मीर ब्रिटिशर्स के अंडर हो गया। 1865 में मेजर जनरल सर विलियम जॉनसन ने जॉनसन लाइन प्रपोज की, जिसमें अक्साई चीन को कश्मीर का हिस्सा बताया गया। 1897 में ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सर जॉन अर्थक ने यारकंड रिवर के नॉर्थ में कुनलुन माउंटेन के अलोंग बाउंड्री लाइन सजेस्ट की, जिसे अर्दग लाइन बोला गया। इसके बाद दोनों लाइन को कंबाइन करके जॉनसन अर्दग लाइन लद्दाख की फाइनल बाउंड्री लाइन एक्सेप्ट किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया की बाउंड्री को फाइनलाइज किया गया और उसमें लद्दाख का यह हिस्सा इंक्लूडेड था। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, चाइना ने 1950 के बाद शिनजियांग और टाइबर की कनेक्टिविटी के लिए लगभग 12 किलोमीटर लंबी रोड बनानी स्टार्ट की, जो कि इंडिया के अक्साई चीन से होकर जाती थी। यहीं से इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया। चाइना ने जब तिब्बत पर अटैक किया था, इंडिया ने चाइना को तिब्बत के नेगोशिएशन के लिए लेटर भेजा। इसी बीच 1954 में इंडिया और चाइना के मध्य पंचशील के 5 सिद्धांत पर भी साइन किए गए। उसी समय भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन प्रमोट की। 1957 में रोड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और इससे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट हाईवे 219 बोला गया। इसके बाद 1962 में चाइना ने अक्साई चीन में इंडिया को इन्वेड कर दिया, जबकि 1954 में हुए समझौते के बाद किसी ने भी इस इन्वेजन के बारे में सोचा भी नहीं था। चाइना की मिलिट्री ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग चाइना का वॉर को ऑब्जेक्टिव अपने वेस्टर्न सेक्टर को सिक्योर करना था और चाइना अक्साई चीन को अब शिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का पार्ट मांगता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉक इंडिया का लद्दाख रीजन में आगे बढ़ना और अक्साई चीन पर अपनी नजर रखना चाइना के सीपेक जैसे लक्ष्यों में टेंशन क्रिएट कर सकता है। अक्साई चीन के माध्यम से चाइना इंडिया को सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से अलग रखने की भी कोशिश कर रहा है। अक्साई चीन के रीजन से चाइना पाकिस्तान से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है। 1953 में पाकिस्तान ने संगम का एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया था। वैसे ही इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में चीन पाकिस्तान को यहां अपने मिलिट्री बेस ही बनाने दे सकता है, जिससे भारत के लिए पीओके भी रिगेन करना मुश्किल हो सकता है। मनमोहन लाइन पर भी चाइना के द्वारा टेंशन क्रिएट किया गया है, लेकिन अक्साई चीन का इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली से पास होना भी इंडिया के लिए थ्रेट क्रिएट करता है।
एक्साई चीन चाइना के लिए इससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां से ऊपर शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला हाईवे 219 गुजरता है। साथ ही एक्साई चीन में प्रेजेंट ग्लेशियर्स एंड फ्रेश वाटर सोर्सेज चाइना को नेचुरल रिसोर्सेज और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। हाउ टू गेट दैट कॉप। अब हम बात करेंगे कि इंडिया कैसे सीओके को वापस अपनी टेरिटरी में शामिल कर सकता है। रशिया हमेशा इंडिया का हित रक्षक रहा है, इसीलिए इंडिया रशिया की हेल्प से सीओके को वापस ले सकता है, क्योंकि चाइना और रसी भले ही कितने अच्छे दोस्त दिखे, लेकिन इन दोनों के बीच में दूरियां भी हमेशा से रही है। 1969 में 7 महीनों तक इन दोनों के बीच एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और तब से ही इन दोनों के बीच टेंशन हमेशा से रहते हैं। साथ ही सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में बढ़ते चाइना के इंटरेस्ट को लेकर भी रशिया चाइना के अगेंस्ट रहता है। हालांकि रशिया के द्वारा यूक्रेन इन्वेजन में चाइना ने रशिया का साइड लिया था, पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना रशिया के साथ कम और यूएसए के अगेंस्ट ज्यादा है। वह खुद को आज के समय में यूएसए का कंपटीशन मानता है। दूसरी तरफ इंडिया आज 1962 वाला इंडिया नहीं रहा है। आज की इंडियन मिलिट्री 1962 के कंपैरिजन में काफी आगे निकल चुकी है। साथ ही अगर चाइना में सिविल वॉर हुआ या तिब्बत अपने राइट्स के लिए वॉर छिड़ता है तो इंडिया सिचुएशन का फायदा उठाकर भी सीओके एक्साई चीन को वापस ले सकता है। 2020 में भी इंडिया और चाइना के बीच गलवान वैली और पांगोंग सो लेक में हुए कॉन्फ्लिक्ट के समय काफी सारी डिबेट्स हुई थी में जिसमें एक्सपर्ट्स के द्वारा एक्साई चीन को इंडिया में वापस शामिल करने के कई ऑप्शंस डिस्कस किए गए थे। Conclusion. As we know, POK and COK दोनों ही इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और जियोग्राफिकली चारों ही रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। POK और COK दोनों ही जियोपॉलिटिकल और नेचुरल रिसोर्सेज की ताकत बढ़ाने के लिए भारत के लिए काफी जरूरी है। इसलिए आने वाले समय में भारत को इन दोनों डिस्प्यूट्स को खत्म करने की तरह कदम जरूर करें बढ़ाने चाहिए।